हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग 07। इस चैप्टर को हमने 7 वीडियोस में कंप्लीट किया है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म मैं बहुत अच्छे से आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इंपीरियलिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बाल्कन रीजन, इतना कॉन्फ्लिक्ट का, इतनी वॉर्स बाल्कन रीजन में क्यों हो रही थी, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार बाल्कन रीजन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है यूरोप में 1871 के बाद की। बाल्कन रीजन क्या था कि इट वाज अ रीजन विद जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग। तो ये जो रीजन था ज्योग्राफिकली और एथनिक, एथनिक मतलब होता है जात से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, है ना। तो इन वेरिएशंस में ये कुछ रीजन्स थे जिनको मिला करके बाल्कन बना था। क्या रीजन्स थे वो? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस और मैसिडोनिया। ऐसे ही कई सारे रीजन्स थे जिनको मिला करके क्या होता था, इन सभी को बाल्कन्स कहा जाता था, है ना। तो इनहेबिटेंट्स वर नोन एज स्लेव्स। तो यहाँ के जो वासी थे, यहाँ के जो सिटीजन्स थे, इनको स्लेव्स नाम से जाना जाता था। A large part of Balkans was under control of Ottoman Empire, spread of nationalism। तो ये जो बाल्कन रीजन था वो, इसका जो ज्यादातर पार्ट था वो किसके अंडर में आता था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी बाल्कन्स में भी, बाल्कन रीजन में भी फैली, जिससे, और दूसरा जो रीजन था वो क्या था कि एटोमन एम्पायर जो है वो क्या हो रहा था, टूट रहा था। जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में, जो नेशंस थे वो टूट टूट के अलग हो रहे थे और अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना ले रहे थे, है ना। हमने देखा था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी जो ग्रीस था वो क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही आता था। और वो क्या हुआ था, टूट के अलग होकर के इंडिपेंडेंट उसने नेशन स्टेट बना लिया था। तो इन्हीं सभी चीजों की वजह से बाल्कन जो रीजन है वो काफी एक्सप्लोसिव हो गया था। एक्सप्लोसिव मतलब क्यों? क्योंकि वहां पे वार शुरू हो गई थी, है ना। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट वर ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो ये ऑटोमन एम्पायर की बात हुई है कि ऑटोमन एम्पायर में जो यूरोपियन नेशनलिटीज थी वो उससे टूट टूट के अलग होती गई और अपने आप को क्या करने लगी, वो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स as attempts to win back their long lost independence। तो ये जो बाल्कन्स के लोग थे, इन्होंने भी नेशनलिज्म का थोड़ा मोड़ा आइडिया था इन लोगों को भी, है ना। और इन्होंने क्या किया, अपने जो स्ट्रगल्स थे इनको इस तरह से देखा कि हम भी कभी आज़ाद हुआ करते थे, हम भी क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो क्या होगा, हमें भी अपनी जो इंडिपेंडेंस जो हम खो चुके हैं वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से लोगों के अंदर भी ये आइडियोलॉजी फैलने लगी। The Balkan states were fiercely jealous of each other and hoped to gain more territory at expense of the other। हमने देखा कि ये जो जो बाल्कन रीजन है ये काफी छोटा छोटा रीजन है और काफी एरिया में, मतलब अलग अलग एरियाज में क्या है, डिवाइडेड है। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, एक दूसरे से काफी जेलस फील करते थे, काफी जलते थे एक दूसरे से। और क्या इनकी ये हमेशा किस होप में रहते थे कि मैं क्या करूं, किसी दूसरी रीजन क्या करूं, कब्जा कर लूं और अपनी पावर बढ़ा लूं, अपनी टेरिटरी बढ़ा लूं। इस फिराक में ये लोग हमेशा रहते। तो ये आपस में ही एक तरह से क्या है, इन लोगों में एक कह सकते हैं हम कि कलेक्टिवनेस नहीं थी, है ना, इन लोगों के अंदर। ये लोग आपस में, इन लोगों में फूट थी, एक दूसरे को देख करके ये लोग जलते रहते थे। तो मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब क्या हुआ, एक तो बाल्कन के लोग आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही इन लोगों में अच्छी जो है, अच्छे तालमेल नहीं है इनके अंदर। और फिर क्या होता है कि बाल्कन्स के अंदर जो बिग पावर्स हैं, जो यूरोप की अच्छी पावर्स थी, बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़ी बड़ी जो नेशंस थे, वो भी क्या करते हैं, बाल्कन्स में आ जाते हैं, है ना। ईच पावर, अब पावर्स के नेम दिए, किन पावर की बात हो रही है, तो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग भी क्या है, बाल्कन्स में अपना इंटरेस्ट शो करने लगते हैं। was keen on countering the hold of other powers over the Balkan and extending इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। क्या करते थे ये लोग, किसी को भी डोमिनेंस नहीं करने देते थे बाल्कन के ऊपर, है ना। कोई करने आता था तो क्या करते थे, उससे लड़ाई करते थे और खुद का कब्जा बाल्कन के ऊपर ये लोग चाहते थे, जिससे क्या हो, इनकी पावर काफी बढ़ जाए, है ना। बाल्कन एक रीजन है तो इनकी टेरिटरी ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो बड़ी बड़ी जो
राइवलरीज थी, काफी बड़े बड़े जो नेशंस थे ये भी क्या करने लगे, बाल्कन्स में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स एंड फाइनली द वर्ल्ड वॉर वन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एंड में इस बाल्कन रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, ये बड़ी बड़ी राइवलरीज आ गई बाल्कन रीजन में, खुद में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट था काफी ज्यादा। तो इन्हीं की वजह से एंड रिजल्ट क्या निकला कि एक सीरीज ऑफ वार, लगातार कई सारे युद्ध चले और फाइनली इस इन वॉर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो यही रीजंस हैं, यही कुछ है बाल्कन रीजन के अंदर, जिसकी वजह से बाल्कन रीजन में क्या है, काफी एक्सप्लोसिव कंडीशंस हो गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म के बारे में हम जान चुके हैं, नेशनलिज्म क्या होता है। इंपीरियलिज्म के बारे में जानते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज पावर ओवर अदर कंट्रीज थ्रू द सिक्योरिंग ऑफ लैंड एंड इम्पोजिंग द बर्डन ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिटिकल मास्टरी। तो अपनी कंट्री की पावर बढ़ाना, दूसरी कंट्रियों के ऊपर क्या करके, जबरदस्ती लैंड कब्जा करके, लड़ाइयाँ करके, है ना। आर्मीज मिलिट्री से क्या करते थे, हमला करके लोग क्या करते थे, लैंड कब्जा कर लेते थे। फाइनेंशियली पॉलिटिकली दूसरे जो अपने छोटे देश होते थे या अपने से कमजोर देश होते थे, उनको क्या करते थे ये लोग, जबरदस्ती इनके ऊपर कब्जा कर लेते। तो ऐसी ही आइडियोलॉजी जब लोगों के बीच में फैलती है, नेशंस के बीच में फैलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। तो नेशनलिज्म एक अच्छी आइडियोलॉजी है, पर जब ये इम्पेरियलिज्म के रूप में कन्वर्ट होती है तो ये काफी एक्सप्लोसिव बन जाती है ना। तो 1944 में यही 1914 में हमने यही देखा कि इसने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो इसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही जो यूरोपियन पावर्स हैं, ये शुरू में तो इंपीरियलिज्म थोड़ा शो करती हैं, उसके बाद धीरे धीरे एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये काफ़ी नेचुरल हो जाती है लोगों के बीच में। तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने इस पूरे चैप्टर को आपको 7 वीडियोस में काफ़ी ब्रीफ में ट्राई किया समझाने के लिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको किसी और चैप्टर में या फिर किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।